नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस वीकेंड यानी 27 टू 29 मार्च का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक सीजीएल टियर 1 का। उससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे फ़िलहाल मेरी 2 सीरीज़ चल रही है। फर्स्ट सीरीज़ मेरी ये है सिंप्लीफाई जीएस विद नंदिता। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक टेलीग्राम मैसेज के अंदर हम किसी भी एक टॉपिक के अराउंड सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड मेजर एक्शंस, जैसे मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ट्रेन कागोरी ट्रेन इंसिडेंट, ये सब इस तरह से जो है इंक्लूड करके एक ही जगह पे कंपाइल करके स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको मिल जाते हैं, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ऑलराइट, दूसरी सीरीज़ चल रही है फॉर्मूला बाइट्स मैथ्स की, जहाँ पर एक ही मैसेज के अंदर अगेन कुछ एक साथ रिलेटेड वाले फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये था किलो हेक्टो डेका, ये सारा कन्फ्यूजन होता है ना सबको, तो ये रिवाइज करवा दिया। उसी तरह से मीटर क्यूबिक और लीटर में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी। ठीक है, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अगर नए बच्चे आएँ तो उनको दिखे कि अच्छा ठीक है कि इस चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखना प्रेफर करें। सेकेंड चीज़, अगर आपको इस क्वेश्चन में इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लीव करना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि ये वीडियो अच्छी है, देखने के लिए है या नहीं है। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी हो सकता है यूजुअल से लंबी हो, हल्की सी, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, हम एक तो उसकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे, अगर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ठीक है सब ने फर्स्ट राउंड में करना था तो ओके है। अदरवाइज क्या वो क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करना चाहिए था, स्किप करना चाहिए था, ये बताया जाएगा आपको। साथ में उस क्वेश्चन के अराउंड, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसके अराउंड जो भी फॉर्मूला साथ के रिलेटेड होंगे ना, वो सब कुछ साथ में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये होलिस्टिक की 360 डिग्री रिविजन हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लगे, तो बट प्लीज़ आई प्रॉमिस यू कि एक मिनट जो है आपका वर्थ इट होगा, तो मिस मत करना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वो, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:5 है, एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 21। क्या बोल रहे हैं उसने, एवरेज ऑफ ए एंड बी क्या है 21, यानी कि ए और बी का सम कितना हो गया 42। 5 और 2 कितना होता है 7, तो हमारा सम तो 7 था, 7 की वैल्यू 42 है, वो किसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है 2 की, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है इंटू 6, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 6 12। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में ओरली भी हो सकता था ऑलमोस्ट, ये भी ओरली करने का क्वेश्चन है, पेन की तो इसमें कोई नीड नहीं है। वो क्या पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है कि अगर मैंने न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर किया तो मेरी जो भी फॉर्म है वो डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड नंबर्स आएंगे और फिर डिजिट्स आएंगे और फिर रुक जाएगी। ये क्या होती है हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो रुकती ही नहीं है। देन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हमारे दो आते हैं, एक होता है हमारे रिकरिंग, एक होते हैं नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग कैसे होते हैं हमारे इर्रेशनल, रिकरिंग कैसे होते हैं हमारे रैशनल होते हैं। रिकरिंग के अंदर भी कौन से आते हैं, एक मिक्स्ड रिकरिंग आ जाते हैं, एक प्योर रिकरिंग आ जाते हैं। प्योर रिकरिंग क्या होता है हमारा कि 3.444444, यानी डेसिमल के जस्ट बाद जो हमारा रेपिटेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ 3.4257, ठीक है, और फिर 567 रिपीट हो रहा है, लेकिन पहले 42 आया, यानी कि डेसिमल के बाद पहले कुछ आया और फिर रिपीट हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया। अब टर्मिनेटिंग के लिए क्या आप इन सबको डिवाइड करके देखोगे, नो, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच। टर्मिनेटिंग के लिए एक सिंपल सी बात बताऊँ चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, या फिर मैं बोलूँ कि अगर मैंने पी बाई क्यू फॉर्म लिखी है, तो जो मेरा क्यू है इट शुड बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, यानी कि अगर मैं अपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूँ तो उसके अंदर ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स दिखने चाहिए, और कोई प्राइम नंबर फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो कभी भी वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, 137 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 को आप क्या लिखोगे 2⁻³ इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, तो आप देखोगे कि इस वीडियो के अंदर भी मैंने बात समझाई हुई थी। देखो 11 मिनट्स पर 22 मिनट्स की वीडियो है, एंड मेरी गारंटी है कि डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा का पूरा टॉपिक 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर जाके देख लेना। ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हो। अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन ने 120 किलोमीटर 60 की स्पीड पे चला, यानी कि कितना 2 घंटा चल पड़ी। अब अगर मेंटेनेंस की वजह से उसकी स्पीड 50% से रिड्यूस हो गई, यानी कि कितनी रहेगी उसकी स्पीड, अब पहले कितनी थी उसकी स्पीड 2 थी, सॉरी स्पीड कितनी थी 60 थी, अब उसकी स्पीड कितनी रहेगी 30 रहेगी। कितने टाइम के लिए 90 किलोमीटर्स के लिए, तो 90 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो कह रहे टोटल टाइम टेकन कितना होगा 2 + 3 कितना होगा 5 आवर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं मिस्टर ए ने एक लोन लिया। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, ये आई वुड रादर से कॉन्सेप्चुअल या थ्योरी का क्वेश्चन था।
अगर किसी को नहीं पता था तो वो सोच रहा होगा कि क्या मैं चारों को डिवाइड करके देखूँ, फिर आपको लगता है चारों को डिवाइड करने तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करते इसको स्किप या फिर मार्क एंड रिव्यू कर देते, राइट। जिसको ये रिजल्ट पता था उससे तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, ओरली हो जाता। थर्ड क्वेश्चन जो था अपना, ये भी सिंपल था बिल्कुल, ये भी फर्स्ट राउंड में फटाफट करने का क्वेश्चन था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी राउंड 1 में आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि 36,000 रुपये उसने लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 3.5 साल के लिए। कितने? 3.5 साल के लिए। कितने पे? 6% पे। बोलते जितना भी अमाउंट वो करेगा ना, अमाउंट, ये देखो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के इसको गलती मत कर दे, अमाउंट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पूछ क्या रहा है वो, SI कितने में? 3.5 साल में, तो वो 21,000 कितना परसेंट है, यानी कि 21,000 का कितना परसेंट है, क्या जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं क्या आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 36,000 का क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, यही होता है हमारा। ये क्या हो जाएगा, 100 से 2 0 कट गई, ये कितना हो गया, 230 हो गया, 7 इंटू 3 21, ये हो गया 2 0, ये कट गई, 1 0 ये कट गई, आई एम लेफ्ट विद 36, ठीक है। मेरे पास एक 0 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बट इसका आंसर ऑब्वियसली 36% आएगा, तो दोबारा कर लेते हैं। ये क्या था, 36,000 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसको क्या निकालने में, 21,000 का कितना परसेंट है, ओके। 100 से 100 जाएगा, 3 0 से 3 0 जाएंगे, 2 3 0 7 3 से 21 एंड आई एम लेफ्ट विद 36%, ठीक है। यहाँ पर कुछ शायद जीरो की प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको, दिस पार्ट इज सॉल्व, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन भी। अब देखो वो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, ठीक है। ये मेरा मान लो कोई गार्डन है, इसको मैंने बोला है ये 30 का है, ओके, ये 30 है, ये 20 है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि एक रॉकी पाथ, ठीक है, ये वाला क्या है मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन है 30 बाई 20 का। अब उसने बोला इसके आसपास में एक 5 मीटर का पाथ बना दिया, जो कि मेरा कौन सा है, ये वाला पाथ है। तब वो बोलते हैं कि इस पाथ का, ये जो मेरा पाथ है इसका एरिया बता दो। पाथ का एरिया क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, पाथ का एरिया मेरा होगा आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखो अगर ये मेरा 5 पाथ है, ये मेरा 5 पाथ है, तो मेरा ये भी 5 है, तो यानी कि मेरा जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या बनेगी, ब्रेड पहले ब्रेड देखते चलो, ये 20 है तो +5 ऐसे ये 5 है, ये 30 है, ये भी 5 हो गया, तो उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 40 बन जाएगी। तो आउटर रेक्टेंगल कितना हो गया, 40/30 का हो गया, माइनस हम क्या कर रहे हैं 30 × 20 कर रहे हैं, 30 कॉमन निकाल लो, 40 - 20 कितना हो जाएगा 20, आंसर क्या आएगा अपने पास 600 स्क्वायर मीटर, ठीक है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, कहते हैं सम ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years एट 20% इंटरेस्ट। तो SI तो कितना हो जाएगा अपने पास 40% 2 साल में, CI कितना होता है 20 का इफेक्टिव सबको याद है कितना होता है 44%, यानी कि मेरे को क्या निकालना है 84% ऑफ 9,000। 1 2 1 2 84 × 9 पता है ना किसको आपको कितना होता है 6 and 3 and this is 7560 इसमें आंसर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सीधे से किससे हो सकता है, 9 और 4 क्या होता है आपको 36, ना ये है ना ये है ना ये, सिंपल किससे हो सकता था, यूनिट डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट्स रादर, क्योंकि 0 तो हमने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं पाइप P and Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। P Q and R, P Q and R वो कितने में करते हैं 20 में, R और Q कितने में करते हैं 36 में, ठीक है। अब देखो 36 है आपके पास 20 है, आपके पास 30 है, तो आपका LCM कितना आएगा 360। तो मैंने मान लिया मेरा टोटल वर्क है 360, तो मेरी P + Q कितने में करता है 30 में, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे पास 12। देन P Q R कितने में करते हैं 20 घंटे में, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 18। R और Q कितनी देर में करते हैं 36 में, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 10। अब देखो वो कह रहे हैं कि S है कोई पाइप जिसकी एफिशिएंसी 125% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ पाइप P। पाइप P की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले R + Q इसमें पुट कर दो, तो P की मेरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 125% का मतलब क्या होता है 5/4, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं 125% मोर, यानी 4 पे 5 जाता है, यानी कि कितना 9/4, तो 9/4 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 18। ये मेरी किसकी एफिशिएंसी है, S की एफिशिएंसी। वो क्या बोल रहे हैं S को कितना टाइम लगा 360 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया अपने पास 20। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर A 20। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या ये फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था, येस। सिंपल क्वेश्चन था, येस। क्या ये फर्स्ट राउंड में करने का क्वेश्चन था, सिंपल था, येस बिल्कुल था। ये भी ठीक था, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट राउंड में किया जा सकता। अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि देखते ही डर लगे और हमें उसको स्किप करना पड़े कि नहीं हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स कैन अलोन कैन डू वर्क इन 14 डेज। अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे दिया। वाई कितने में करता है 20 में, जेड कितने में करते हैं 140 में। तो तीनों ने कंप्लीट किया काम उनको इतने पैसे में, तो जेड को कितने मिलेंगे। बेसिकली इनकी एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, है ना। कितना हो गया देखो, क्योंकि टाइम तो सेम है, इसका मतलब एक्स है अपने पास वाई है, जेड है, कितना है 14 है, 20 है, 140 है। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया 140। तो एक्स की कितनी एफिशिएंसी है 10, वाई की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 7, और जेड की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी अपने पास 140 डिवाइडेड बाय 141। ठीक है। वगैरह जेड का शेयर निकाल दो, 1 डिवाइडेड बाय 10 और 7 17 और 1 18। टोटल काम कितनी है इनकी एफिशिएंसी 18। कितने पैसे 3600, 18 2। तो जेड को कितने रुपीज़ मिले 200 रुपीज़। सिंपल टेस्ट है, अभी तक तो कुछ डिफ़िकल्ट मिला नहीं है ना। देखो अब देखो, अगर किसी को पिरामिड आता ही नहीं है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है अगेन। अदरवाइज ये कैसा क्वेश्चन है, राउंड 1 का क्वेश्चन है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल है। वगैरह टोटल वॉल्यूम निकालने पिरामिड की। पिरामिड की वॉल्यूम हमारे पास होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/3 इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ माई बेस, इट सेज इक्विलेटरल ट्रायंगुलर। तो क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। कितनी है ट्रायंगल की साइड 10, हाइट कितनी गिवन है अपने को 18। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 3 6 दिस इज 25 आई एम लेफ्ट विद 150√3। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिवाइज एवरीथिंग अबाउट पिरामिड। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रिवाइज करें, पिरामिड का अपने पास होता है LSA। LSA क्या होता है अपने पास, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखने की यहाँ पे स्लांट हाइट होती है। देन अपने पास क्या आता है TSA, वो क्या होता है अपने पास LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। सबको पता है ना पिरामिड कैसा होता है, इस टाइप का होता है। पिरामिड का टॉप कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, और इसीलिए आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, कौन से रिलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर्कल सब्जी, तो मुझे सिलेंडर मिल गया। ये किस जैसा होता है, प्रिज्म जैसा। इसीलिए सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है πr², लेकिन कोन की में 1/3 लगा देते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, पिरामिड की में भी लगाते हैं। या वुड रादर से कि पिरामिड में 1/3 होता है और वहीं से डराइव होकर कोन में है ना, वो बेटर बात है। ये क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास क्या है हाइट है। ठीक है, अब देखो ओके, और स्पेस नहीं है, यहीं पे करते हैं चलो, या लेट मी टेक अ न्यू पेज। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपके पास अभी बताया था स्लांट हाइट है, इसी तरह से एक स्लांट एज भी होता है, और एक अपने पास हाइट होगी। तो अब इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट मेरे पास रिलेशन होता है कि स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन रेडियस का स्क्वायर प्लस इन रेडियस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है हाइट का स्क्वायर। सिमिलरली स्लांट एज का स्क्वायर आप क्या बोलोगे, सर्कम रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एक और क्या होता है, स्लांट एज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसको 3 ट्राइंगल्स की तरह रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी स्लांट हाइट, ये कितनी होगी हाइट, ये क्या हो गया इन रेडियस। सिमिलरली ये क्या हो गया स्लांट एज हो गया, ये क्या होगी हाइट, ये क्या हो गया सर्कम रेडियस हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया स्लांट एज हो गया, ओके थोड़ा गलत लिखा गया, ये क्या हुआ अपने पास स्लांट एज हो गया, ये क्या हो गया स्लांट हाइट होगी, ये क्या हो गया बेस बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, सबको पूरा का पूरा पिरामिड जो है वो रिवाइज हो गया होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस बाय 69% व्हेन इट्स साइड इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट वाज द साइड इंक्रीज। मतलब उसका एरिया क्या हो गया 100 से 169 हो गया। यही होता है अपने पास, सबको ये चीज़ पता है कि अगर साइड का जो भी हमारा होता है, लेट्स से साइड अगर मेरी A/B हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा A²/B² होगा, और वॉल्यूम क्या होती है A³/B³ होती है। ठीक है, ये सबको पता है ना, क्योंकि ये क्या होती है मेरी 1D चीज़ है, ये क्या है मेरी 2D चीज़ है, और ये क्या है मेरी 3D चीज़ है। तो वो कह रहे हैं एरिया 100 से 169 होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा 169/100 का रूट विल बी 13/10, यानी कि उसकी साइड ओल्ड क्या थी 10 थी, न्यू क्या होगी 13 होगी। तो क्या होता है 10 से 13 जब कोई चीज़ होती है तो इसका क्या मतलब होता है 30% का इंक्रीज़ होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका 30%। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करने था, यस बिल्कुल सिंपल ओवरऑल क्वेश्चन था। 69 देख के आपको होता था 100 से 169, 169 का रूट 30, 10 से 13 यानी 30%। ओरल करने का क्वेश्चन था और सिंपल भी था। ओके, पिरामिड वाला भी अगेन जिसको फॉर्मूला आता था उसके लिए सिंपल था, जिसको फॉर्मूला नहीं आता उसको लगा कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं, मैं कह रही हूँ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, ठीक है, विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। मतलब ये कोई पानी की सतह है, उसके ऊपर 10 मीटर के ऊपर यहाँ पे कोई शिप के डेक पे एक पर्सन खड़ा है। वो कहते हैं उसने एक
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस, यहाँ पे कोई लाइट हाउस होगा जिसके टॉप को जब वो देखता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 60 डिग्रीज़ का। तो ये कितना हो गया मेरा 60 डिग्रीज़। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ लाइट हाउस है 30 डिग्री, यानी यहाँ से खड़ा होकर जब इसके बेस को देखता है लाइट हाउस के, तो यहाँ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है 30 डिग्री। यहाँ बन रहा है तो हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल से यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ लाइट हाउस निकाल दो, यानी कि ये 10 है, ये कुछ एच हमारे को निकालनी है। ये कितना है अपने पास 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये भी कितना होना चाहिए यहाँ पे 90। अगर ये 90 होना चाहिए, ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्रीज का हो गया। अब देखो वो कह रहे 30 डिग्री ऑपोजिट आपके पास क्या है 10 है, 10 राइट। अगर मेरे पास 30 डिग्री के ऑपोजिट 10 है तो मेरे पास ये 90 है, ये 60 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए 10√3 होना चाहिए। और अगर 60 के ऑपोजिट मेरे 30 के ऑपोजिट मेरे पास 10√3 है, तो 60 के ऑपोजिट मेरे पास क्या होगा 10√3 इंटू √3, यानी कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 30। तो पूरे लाइट हाउस की हाइट कितनी हो जाएगी 10 + 30 = 40। ठीक है, इसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि 30 60 90 का जो हमारा ट्रायंगल होता है ये 90 होता है, ये 30 होता है और ये क्या होता है 60 होता है। अगर हम कहते हैं अगर 30 डिग्री सामने की साइड 1 है तो 60 डिग्री सामने की साइड कितनी होगी √3 होगी, यानी कि जो 30 के सामने होता है उसको √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 के सामने मिल जाता है। जो 30 के सामने होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाता है जो साइड 90 के ऑपोजिट होती है। ठीक है, वही लगाया था मैंने इस क्वेश्चन में, दोबारा से एक बार देख सकते हो आप चाहो तो। ये क्या था मेरे पास 60 30 राइट, ये 10 तो ये भी 10 हो गया 90 डिग्री था, ये 30 था मेरे पास। अब मैंने बोला अगर 30 के सामने 10 है तो यहाँ जो 60 था उसके सामने कितना हो गया 10√3। अब ये कहाँ है 30 डिग्री के सामने अगर 10√3 है तो इस 60 डिग्री के सामने यहाँ पे क्या होगा 10√3 इंटू √3 = कितना था 30, और आने वाला आंसर क्या आ गया 40। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ लगनी थी तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर दो नंबर्स का सम इवन है ऑड है, ऐसे देखो हम क्या कहते हैं अगर इवन प्लस इवन को ऐड कर दिया ना तो मुझे इवन मिलेगा, अगर मैंने ऑड प्लस ऑड को ऐड किया तो भी मुझे इवन मिलेगा, लेकिन अगर मैंने इवन प्लस ऑड को ऐड किया तो मुझे ऑड मिलेगा। ये बात क्लियर है सबको, यानी कि अगर इफ़ आई ऐड 2 ऑड नंबर्स then it will always give me an even number ना, 3 + 5 = 8, 5 + 7 = 12। Similarly if I add 2 even numbers, मैंने 2 even numbers ऐड किए उनको ऐड करके भी इवन मिलेगा। लेकिन अगर मुझे ऑड नंबर सम मिल रहा है ना तो इसका मतलब ये एक इवन और एक ऑड से आया होगा। ठीक है, अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये देखो ये क्या है ऑड है, ये भी क्या है ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो यानी कि मेरे पास ऑड सम लाने के लिए मेरे पास एक ऑड रहा होगा एक इवन रहा होगा, उसने बोले 2 प्राइम नंबर्स, तो यानी कि मुझे ये भी प्राइम चाहिए ये भी प्राइम चाहिए। अब आपके बात बोलनी थी ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, पता है ना सबको ये बात। प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 2 से, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड विच इज इवन राइट। 1 तो हमारा नीदर प्राइम नंबर कॉम्पोजिट होता है। अच्छा, तो मैंने ना एक प्राइम नंबर्स की भी वीडियो करवा रखी है जिसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड हर पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, और को प्राइम टू एन प्राइम ये सब समझा रखा है, तो एक बार जाके वो भी चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आजकल बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एसएससी और इसमें पूरी पूरी बहुत अच्छे समझा है, तो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो अगर मैंने बोला ऑड प्लस इवन मिला के मुझे ऑर्डर आया था विच इज़ ऑल दीज ऑप्शंस, तो अभी तो कोई एलिमिनेट ही नहीं हुआ। अब एक अगर मेरे पास इवन आ गया तो यानी कि वो तो मेरे पास क्या ही पॉसिबिलिटी है 2 है, वो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या हुई 2। अब एक बात बताओ अगर इसका सम 2 + समथिंग = 23 है तो वो समथिंग क्या हो जाएगी 21, तो क्या 21 प्राइम है नो। 29 के केस में देखो ये क्या बनेगा 2 + 27, 27 प्राइम है नहीं है। 47 के केस में क्या बनेगा 2 + 45, ये भी प्राइम नहीं है। लेकिन 33 के केस में बन जाएगा 2 + 31 एंड 31 इज प्राइम। सो दिस इज माई राइट आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 33। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या ये क्वेश्चन था करने का? यस, बहुत इजीली था। मतलब अगर इसमें ऑड प्लस इवन वाली बात नहीं पता थी तो फिर आप पॉसिबिलिटीज़ बनाते रह जाते अपने माइंड में, तो आपके लिए क्वेश्चन लंबा हो जाता। अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसा था ऑलमोस्ट ओरली करने का ना, क्योंकि 2 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते सबके में से। ओह शिट, आई थिंक आई इरेज्ड समथिंग। ओके, इसका आंसर इरेज हो गया, अंडू हो गया। ठीक है, सॉरी गाइज, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। देखो यहीं पे ट्रैप शुरू हो गया। पहले तो मुझे पता है आधे लोगों ने ना ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट कर दी होगी। ठीक है, अगर ए ट्रू है ना तो आपने पक्का देखना ओनली ए किया होगा। तो आप देखो क्वेश्चन कहते हैं सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियस। ये तो करेक्ट है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो सुपर इम्पोज हो जाए। यही तो होगा अगर सेम रेडियस का सर्कल है
तो एक के ऊपर एक कितने भी सर्कल रखोगे तो सेम दिखेंगे, है ना। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, नो ये तो गलत बात है, रेडियस तो कॉर्ड होता ही नहीं ना, रेडियस तो सेंटर से यहाँ तक जाए एंड तक, कॉर्ड की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, इसमें ओनली बी, ठीक है, क्योंकि ए तो हमारी क्या है, ट्रू है, बी हमारी कैसी है, फॉल्स है। अब देखो ए के ट्रू है तो इसके साथ साथ एक चीज़ और रिवाइज कर लो, आप क्या करोगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन द वर्ल्ड आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, 60 60 60, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 6 10 1000 उठा लो तो सारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, किससे, एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स इन द वर्ल्ड आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स इन द वर्ल्ड भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, ऑल सर्कल्स इन द वर्ल्ड स्लैश यूनिवर्स आर, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये भी क्या आएगा, आर सिमिलर, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी वो दो ट्रायंगल्स दे दे ए बी सी डी ई एफ और बोले ये भी इक्विलेटरल है ये भी इक्विलेटरल, तो क्या है, सिमिलर है, येस दे आर सिमिलर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तो आप देखोगे कि क्योंकि रेशो तो सबका ही 1 आना है, और आप ए बी सी लिख लो, डी ई एफ लिख लो, एफ ई डी और ए बी सी लिख दो, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके अंदर एंगल का कोई पंगा नहीं ना, क्योंकि तीनों एंगल्स ही सेम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सबको समझ में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी का था, आई डोंट थिंक ये किसी का गलत होना चाहिए था, अनलेस से ट्रू फॉल्स वाला इशू होता तो ये भी सिंपल था, राउंड 1 में कर सकते थे। क्वेश्चन 14 पे चलते हो, कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस वगैरह। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना स्लोप है, जितना इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का, और वो लाइन इस पॉइंट से है, तो उसकी इक्वेशन बता दो। सबसे पहले तो ये क्या है, इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप ओके पहले तो देख लो, चलो एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, स्लोप है। स्लोप होता क्या है अपने पास, मैंने बोला एक पॉइंट है ए कोमा बी, एक पॉइंट है मेरा लेट्स से सी कोमा डी, तो मेरा स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। वो क्या होता है अपने पास, डी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बस दो बातें ध्यान रखनी, नंबर 1 ये कि अगर ऊपर 2 माइनस 1 कर रहे हो तो नीचे भी 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, नीचे 1 माइनस 2 कर दिया अगर तो साइन चेंज हो जाएगा और पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ऊपर मेरा क्या होता है y वाला और नीचे मेरा क्या होता है x वाला होता है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोल दिया दो लाइन से, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर मैं बोल दूँ m1 इक्वल टू m2 तो इसका मतलब हो जाता है कि लाइन्स हमारी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दूसरी बात अपने पास क्या होती है, अगर मैं बोल दूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास लाइंस कैसी है हमारी, परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इसका स्लोप, अब देखो इसका स्लोप कितना जगह, मान लो मैंने y से स्टार्ट किया लेकिन मैंने इजरल से स्टार्ट किया, तो मेरा क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अच्छा और क्या बात थी अपने पास कि अपने पास होता क्या है, हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मेरे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, वेयर m इज इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे ये क्या y इज इक्वल्स टू -2 तो इसका स्लोप कितना है अपने पास -2, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है या नहीं क्योंकि स्लोप से मैं इसको करोगे, इसका स्लोप कितना है 2 तो ये तो गया। सिमिलरली इसका स्लोप कितना आएगा 2, ये भी गया। अब इसका स्लोप कितना है -2, तो अब हमें इन दोनों में से देखना, इसलिए बोलता है 8 और -4 से लाइन जाती है, ठीक है। y की जगह पे क्या लिखना है अपने को, -4 इक्वल्स टू -2 इंटू 8 प्लस 12, वॉट इज दिस, 8 टू 16 प्लस 12, ये कितना आएगा -4 विच इज़ करेक्ट, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओके व्हाट वो कहता है फ्लावर वेस इज मार्क्ड एट 42% अबव द सीपी एंड सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 25, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ये पता नहीं चाहिए कि मार्कअप और डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन बना के हमारे को क्या मिलता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलता है। और इसको एक तो तरीका क्या होगा, इसके सक्सेसिव लगा सकते हैं। ये 42 कैसे है, पॉजिटिव का मार्कअप है, डिस्काउंट क्या होगा -25 का, क्योंकि कैसा है हमारे पास नेगेटिव है।
ठीक है, डिस्काउंट हम जेब से जा रहे हैं ना हमारे, तो मतलब जितना हम बेचना चाहते हैं चीज़ को उससे कम पे बेचते हैं, तो ये कैसे डिस्काउंट को कैसे लेते हैं, माइनस का। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी इन टू डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो गया 25 4 ज़र 2 2 ज़र 2 21 ज़र। ठीक है, ये कितना हो गया, अब देखो अपने पास 17, ये कितना हो जाएगा 10.5, तो ये कितना बचेगा 6.5। सो आंसर इज 6.5% का प्रॉफिट। अगर ये अल्टीमेटली माइनस का आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, 6.5 का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरा तरीका क्या होता है अपने पास, हम लिखते हैं मार्कअप बाय सीपी। ये क्या होता है हमारे मार्क्ड प्राइस डिवाइड बाय सीपी, ये किसको शो करता है, हमारा मार्कअप परसेंटेज को। फिर हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर डलते हैं हमारे पास, मार्कअप पे, और डिस्काउंट दे के क्या मिलते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस बाय सीपी। ये किसको डिनोट करते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस को। ठीक है, तो उसने बोलता 42% का मार्कअप है, यानी 100 वाली चीज़ को उसने 142 लगा दिया। फिर उसने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि कितना हो गया 3/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 2 ज़र एंड देन 271 ज़र दैट विच इज़ इक्वल्स टू 213 डिवाइडेड बाई 100, 200 यानी कि 13 का डिस्काउंट किस पे, 200 पे, सॉरी 13 का प्रॉफिट इंटू 100, तो ये कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6.5% प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स मूव टू 16th क्वेश्चन। वो कहते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 49 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 49 2/r किसके इक्वल है, एक ऐसे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो क्या है 9, तो 9:5 क्या हो गया, एल बी कितना हो गया 14x इंटू 2, क्योंकि पेरीमीटर क्या होते हैं पास होते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है। वो क्या निकालने को एरिया, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, सिंपल। ये क्या हो गया 7 से 7 कट गया, 7 2 ज़ा 14, एक ये 2 कट गया, एक ये 11 से कट गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गया 11 आ गया। तो यानी कि मेरी साइड्स कितनी लिखने की ज़रूरत है मुझे नहीं है वैसे तो, है ना। और एरिया, एरिया कितना होगा 9x इंटू 5x, यानी कि 9 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 11 और इंटू 11 करना है। इसको पहले कर लो, ये कितना होता है अपने पास सीधे से 495। अब इंटू 11 करने सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रही हूँ। फिर क्या करेंगे 9 और 5 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 4 यहाँ 1 कैरी। फिर हम क्या लिखते हैं, इस वाले को लिखते हैं डायरेक्टली, तो लेकिन ये लिखना तो 4 था, लेकिन अभी भी एक कैरी बचे थे, कितना हो गया 5। सो आंसर इज 5445। अब दूसरा इसमें क्या देख सकते हैं, आपको जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 11, तो आपको पता चलना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। फटाफट चेक करके देखो, 5 और 4 9, 5 और 1 10 नहीं होता, 5 और 4 8 सॉरी 9, 5 और 3 8 ये भी ना होता, 5 और 4 9, 5 5 10 ये भी नहीं होता, तो ये क्या होता 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो ये पक्का 11 से डिविजिबल होता हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले देखो, लेकिन डिजिट सम अगर जिसको लगाने के आता है वो नहीं लगेगा, 5 5 4 5 है, 5 4 4 5 है, तो बात तो वही है। ठीक है, यहाँ पर 5 3 4 5 है। चलो क्वेश्चन 17 देखते हैं। हमें पता है कि जब भी हमें इस टाइप की सिचुएशन मिलती है रूट के अंदर, तो यानी ये किसी का क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है, फिर रूट और वो कट जाते हैं। ये कैसे बनेगा, इसको देखो, पहले इसको देखो 27 + 10 √2 है, ये क्या लिख सकते हैं 2ab, यही सॉरी यही होता है अपने पास, 2 इंटू 5 इंटू √2 हो जाएगा, तो 2 और 5 कुछ दिख रहा है यहाँ से, ये क्या है 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये क्या होता है √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है 4, तो 2, तो 25 + 2 क्या हो गया 27। सॉरी आज actually the okay, let me be honest, my brother had a baby girl, which is that there are a lot of people in our house right now, and like मैं बहुत थोड़ी सी जगह निकाल के सिर्फ इसलिए कि आई हैव सब्सक्राइबर्स नाउ एंड आई डोंट वांट कि लोग ही सोचे कि ओ इस हफ्ते वीडियो क्यों नहीं डाली एंड ऑल दैट, तो मैं बहुत थोड़ी सी जगह में जाके एंड आई हैवंट स्लेप्ट फॉर लाइक 2-3 days वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने बस फटाफट से लाइक टेस्ट खोला, क्वेश्चंस कॉपी किए और बस फटाफट से कॉपी पेस्ट किए क्वेश्चंस को, टाइप किया एंड आई जस्ट मेड दी स्लाइड एंड देन मैंने सोचा मैं फटाफट वीडियो बना लूँ। तो तभी आज ना 1-2 बार गलती हो गई, मेरे मुंह से भी निकल गया √2 का स्क्वायर मैंने 4 बोल दिया, √2 का स्क्वायर 2 है। ठीक है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा ठीक है, बाकी बात करते हैं, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था 5 का स्क्वायर अपने पास 25 आ गया। ठीक है, ये 2 तो किसका हो गया 2ab का 2 ये हो गया, 5 हो गया, मिल गया √2 मिल गया, तो यानी कि ये कितना है अपने पास 5 + √2 का होल स्क्वायर और फिर अंडर द रूट है -4 प्लस क्या है √2, तो ये क्या बनेगा 5 + √2 -4 -√2, √2 से √2 गया, 5 - 4 = क्या हो गया 1 आ गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 कहते हैं मैन वेजेस वॉज रिड्यूस्ड बाय 6%, अगेन इट वॉज इंक्रीज बाय 60%, फाइंड द लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसके लिए डायरेक्ट आपको बताना चाहिए कि अगर हम एक बार A% का इंक्रीज करते हैं फिर हम A% का डिक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव हमारे पास होता है -A²/100%, या फिर ये बोल सकते हैं A²/100% डिक्रीज हो सकते हैं। मैंने माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि डिक्रीज तो हमेशा हमेशा लॉस ही होगा, ये बात याद रखना। तो इस केस में क्या होगा अपने पास 3600 डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि 36% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको दिक्कत है तो वो कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस बाय 60% का मतलब क्या है 4/10 हो गई, इंक्रीज का क्या है 16/10 होगी। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स। ये पी से पी क्यू यहाँ तक टेंजेंट है, पी आर यहाँ तक टेंजेंट है। कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू लेंथ बता रहे हैं, देखो पिंक से। ओके, ये क्या है अपने पास सेंटर है, ऑब्वियसली बात है। उसने दे दिया कि ओ क्यू क्या है अपने पास 12 है, तो ये ओ टी भी कितना आ जाएगा अपने पास 12 आ जाएगा। अब सबको 12, 35, 37 वाला ट्रिपलेट याद है। और वो क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है मेरे पास रेडियस है, ये क्या है टेंजेंट। रेडियस क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ये 12, ये 35, तो ये मेरे पास 37 आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक, ये 37 कैसे आया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये मेरे पास कितना है, यहाँ तक कुछ भी पार्ट था, ये 35 है मान लो। अब एक बात बताओ, ये अगर मेरा P है तो P से Q और P से लेकर T तक फ्रॉम P मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं, तो वो दो टेंजेंट्स इक्वल होंगे और उन दोनों की वैल्यू क्या बोल सकती हूँ मैं, x बोल सकती हूँ। तो ये भी मेरे पास x है, ये भी मेरे पास x है, तो ये साइड मेरे पास क्या बन गई x + 35, ये क्या बन गई x, और ये कितनी बन गई मेरे पास 12 + 37। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये क्या हो गया 35 + x, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया 49। तो इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2a भी होता है 2 × x × 35 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, इसको लिख दो 70x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। 49 - 35 अपने पास कितना होगा 14, और सम कितना आएगा इनका अपने पास 84। तो ये कितना हो गया 7 10 7 2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 16.8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अब चलो, अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है ना, मतलब टेंजेंट की थी, तो एक काम करते हैं टेंजेंट रिलेटेड सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। पिछले में भी थी टेंजेंट को जो याद आते हैं सब सर्कल का रिवाइज करते हैं। पहली बात क्या होती है अपने पास दैट, ओके लिखने में मिस्टेक हो गई, हम लिखेंगे दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नंबर 2 हम बोल सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, इसमें दो बातें याद रखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। नंबर 1 मैक्स दो टेंजेंट्स, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से सर्कल के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स एंड बोथ इक्वल। यही पढ़ा था हमने, ये P है, यहाँ से एक PA बना दिया, यहाँ से एक P बना दिया, ये x है तो ये भी x होगा। नंबर 3 अपने पास क्या होता है, ये सर्कल है, ये मेरा इस तरह से टेंजेंट बनाया, ये मेरा सेंटर है, यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर रेडियस। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे, और इसलिए ये वाली लाइन कैसे एक्ट कर जाती है एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 अपने पास क्या होती है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम होती है, याद है। ये मेरे पास है इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास AB, PAB क्या है अपने पास सीकेंट है, PT क्या है टेंजेंट है। तो हम कहते हैं टेंजेंट का स्क्वायर PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA, यानी बाहर तक का पार्ट इंटू PB पूरा का पूरा, P से लेकर बाहर तक का, P से लेकर पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या कहती है, ये कोई टेंजेंट था, ठीक है, टेढ़ा बन गया, बेयर विद इट। ये कोई कॉर्ड, अगर इस कॉर्ड ने टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बनाया तो ये कॉर्ड अपनी ऑल्टरनेट सेगमेंट में क्या बनाएगी, ये थीटा एंगल सेम टू सेम बनाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट देख लो, वही होता है कि अगर ये मेरा सर्कल है, इस तरह से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया,
अगर उन दोनों टेंजेंट के अंदर बीच में जो एंगल है वो कितने, मेरे पास थीटा डिग्री है, तो यहाँ पर एक ये और एक ये, इस तरह से मैंने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट बना दिया। तो जो ये मेरा एंगल है ये मेरा कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। आई होप सबको टेंजेंट के पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो कहते हैं ए ने इन्वेस्ट किए 18,000 12 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्ट किए 24,000 टी मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने टी मंथ्स के लिए। सी ने कुछ इन्वेस्ट किए 15,000 फॉर 8 मंथ्स। वो कहते हैं बी शेयर इक्वल्स ए शेयर फाइंड टी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का कितना शेयर है 18, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसका कितना है 24 इंटू सी का कितने 15 इंटू 8 है। ठीक है, देखो वैसे तो कट वट कर सकते हो, लेकिन इसमें ए और बी का शेयर इक्वल है तो डायरेक्ट इक्वेट कर देती हूँ ना, ताकि कटने पर सी से काटा नहीं काटा का पंगा ही नहीं रहेगा। 12 2 ज़र 2 9 ज़र, टी की वैल्यू कितने आ गई अपने पास 9, यानी कि जो हमारा बी था उसने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं ट्राइंगल है LMN, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, और फिर बोलते हैं सेंट्रॉइड है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। अपने सेंट्रॉइड एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, एक्स की जगह पे क्या आता है x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि तीनों वर्टिसेस, ध्यान से सुनना, तीनों वर्टिसेस का जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट है उसको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तीनों वर्टिसेस का वाई वाला कॉम्पोनेंट निकालने ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले देखो हम किसी भी एक को इक्वेट कर सकते हो, राइट। उसने के की वैल्यू बोले, करोगे कि इसको ऑब्वियस बात है एक्स वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10, ये एल का, ये एम का, ये एन का, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास सेंट्रॉइड 4। तो ये कितना हो गया 12, तो ये रह गया 2k, ये कितना 11 माइनस 5 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 माइनस 6 6 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3। क्वेश्चन ओके, एक काम करते हैं या आगे रिवाइज करें, रुको ज़रा। ठीक है, कोऑर्डिनेट का यही क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट में हमने स्लोप वगैरह रिवाइज कर लेना, अब 2-3 चीज़ें और कोऑर्डिनेट की रिवाइज करते हैं। नंबर 1 रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास सेक्शन फार्मूला। पहली चीज़ वेयर इज द पेन, पहली चीज़ रिवाइज कर लेते हैं हम अपने पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ये है मेरे पास कोई ए x1 y1, ये मेरे पास पॉइंट बी है, x2 y2 ये मेरे पास कोई पॉइंट सी है। ठीक है, मान लो ये x y है, और हमने क्या कहा c डिवाइड्स ए बी इन m/n रेशो, और कैसा इंटरनली बोल रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी m मेरा इस साइड है ना पहले, तो m को इधर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, n इधर है तो n को किससे x1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब इसी का स्पेसिफिक फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, इफ़ m इज़ टू n इज इक्वल्स टू 1 इज़ टू 1, तो क्या होगा हमारे पास c मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा x1 बाई x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया x कॉम्पोनेंट हो गया, ये क्या हो गया y कॉम्पोनेंट हो गया। अगली चीज़ क्या रिवाइज कर सकते हो आप यहाँ से, वी कैन रिवाइज डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। चलो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला एक पॉइंट है x y, एक पॉइंट है a b, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और अंडर द रूट, इनको ऐड करके। तो ओरली समझने तो कैसे करना है, दो पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस निकालना है, दोनों के x कॉम्पोनेंट्स को डिफरेंस देखो और उसका स्क्वायर करके लिख दो। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट्स के डिफरेंस देखो, स्क्वायर करके लिख दो, दोनों जो स्क्वायर करके लिखे उनको ऐड करो और रूट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या रिवाइज कर लिया, ऐसे सेक्शन फार्मूला रिवाइज कर लिया, हमने डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज कर लिया, और हमने सेंट्रॉइड का फार्मूला रिवाइज कर लिया। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 कहते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 4 है, ए बी इक्वल टू माइनस 21 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल दो। क्या होती है अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, वी हैव ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे सेम आएगा, जो यहाँ पर है वो पहले यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, अपने पास क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, अपने पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो होल स्क्वायर वाला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि आंसर निकालना है, प्लस 3 इंटू ए बी विच इज़ -21 इंटू ए प्लस बी यानी कि 4। आई होप स्क्रीन के ज़्यादा बाहर नहीं गया। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 63 इंटू 4 विल बी 252 दैट इज इक्वल्स टू माई आंसर 4 to 6 65 11 316 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेस क्या होने चाहिए आपको रटे होने चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 23 पे होगा, इफ tan a इक्वल टू 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक तो तरीका क्या है आपके पास, आपको होता है tan a 5 यानी कि अगर ये मेरे पास एंगल a था तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 और 1 है, तो अब आप इसको निकाल सकते हो राइट। ये कितना हो जाएगा आपका √26 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, देखो मुझे दिख रहा है मोस्टली साइन कॉस से कुछ ना कट रहा है, तो अगर मैं इस पूरी, ठीक है मैंने बोला डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, किसी एक को नहीं कर सकते, पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप बोलो डिवाइड न्यूमरेटर बाय कॉस स्क्वायर तो यू हैव टू से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम फ्रैक्शन को थोड़ी ना ऑल्टर कर सकते हैं जो गिवन है, लेकिन हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे सेम काम कर दें तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, सॉरी, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ डिवाइड किसको कर दिया मैंने, कॉस स्क्वायर से कर दिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा टैन स्क्वायर प्लस 5 बन जाएगा कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये देखो साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी इंटू सी, ये से ये कट गया तो ये क्या बच गया अपने पास टैन बच गया प्लस 10। अब 10 के आगे देखो क्या है कोसिकेंट यानी कि 1 बाय साइन इंटू क्या कॉस क्यूब है, फिर नीचे मैंने क्या किया कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा सी बाय एस, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय टैन लिख सकती हूँ। तो क्या बन गया 4 इंटू 25, ओके लेट मी राइट इट विद अनदर कलर। ये क्या रहेगा 4 टैन स्क्वायर क्या है 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टैन क्या है अपने पास 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 बाय 5 यानी कि 2 5 प्लस 2, तो ये क्या होगा 24 इंटू 5 इज 100 105 डिवाइडेड बाय 7 ये कितना हो जाएगा अपने पास 15। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 15। क्वेश्चन 24 देखो कहते एक सिलेंड्रिकल मेटल रॉड है रेडियस दिस, उसकी हाइट कुछ है, उसको मेल्ट एंड रिकास्ट यानी कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम क्या रहती है सेम रह रही है अनलेस कोई वेस्टेज हुई। तो वो बोल रहे हैं कि उसको कोन्स में सॉलिड स्फीयर्स में बना दिया रेडियस 4 सेंटीमीटर के, 25% मटेरियल लॉस हो गया, 25% यानी 1/4, तो कितना बच गया 3/4 किसका पाई आर स्क्वायर एच का, पाई तो पाई कटेगा तो लिखेंगे में, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू अगेन 4/3 पाई को रहने दो, आर क्यूब कितना हो गया 4 इंटू 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा देखो 8 4 2 ज़र 8 2 ज़र क्या है 16 है, 16 को 4 और 4 से काट दो, देन अगेन 4 इंटू 4 16 है, इसको यहाँ से काट दो कितना बचेगा 10, तो ये कितना होता है यहाँ पे n, तो हमारी n की वैल्यू कितनी होगी 90, तो n की कितने स्फीयर्स बन पाएंगे हमारे 90। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तो मिक्सचर ऑफ 600 लीटर है, उसमें मिल्क और वाटर है, किसने 1:2 की रेशो में, ठीक है। अब बोल रहे कि x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 60 लीटर मिल्क इज मिक्सड, मतलब कुछ 600 लीटर था वो रहे उसमें से कुछ को ना बाहर निकाल दिया, फिर जो बचा ना उसमें 60 लीटर का क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो मिल्क इज़ टू वाटर की रेशो क्या हो जाएगी 7:10 हो जाएगी। अब आपको ये बात पता है कि अगर मेरे पास कुछ मिक्सचर है मैं उसमें कितने भी ml निकाल लूँ, तो अगर मैंने उसको कुछ ऐड करके चेंज नहीं किया तो निकालने के बाद जितने ml बच रहा है उसकी वही रेशो होगी जो इनिशियल की है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे मिल्क इज़ टू वाटर की रेशो कितनी है 1:2 है। अब उसने क्या किया इसमें 60 लीटर का दूध डाला तो रेशो बन गई 7:10। अब उसने दूध डाला था ना, तो वाटर कैसा रह रहा है मेरा सेम रहना चाहिए राइट, यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यहाँ पर 10 लाने का मतलब क्या 5:10 7:10, ये क्या है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 लीटर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर्स है तो ये कितना है मेरे पास 15 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 450 लीटर राइट। मेरे पास 5 और 10 था, 5 और 10 15 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 450 लीटर।
लेकिन हमने तो क्या बोला था 600 से स्टार्ट हुए थे, फिर किस पे काम करते हैं 450 पे, यानी कि जो एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट था उसमें एक्स की वैल्यू कितनी थी 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू 150। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, ऑफकोर्स कुछ भी फीडबैक हो तो दे सकते हो, ठीक है। एंड सॉरी आज की वीडियो में एक तो कैलकुलेशन में एरर्स होगी बिकॉज आई लिटरली पता नहीं मतलब 2-3 दिन से आई हैवंट स्लेप्ट एंड आई एम नॉट इवन एबल टू ओपन माई आइज़ राइट नाउ, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। एंड ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली मेथड्स एंड ऑल समझ में आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।